नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत और आइए रुक करते खबरों की ओर, जहां अशोक चक्र विजेता लांस नायक शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार ने 2015 में शहीद के घर पहुंचकर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद शासन द्वारा मिनी स्टेडियम की भूमि के बदले भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। इसके बावजूद 9 वर्षों के बाद भी शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसको लेकर आज कांग्रेसियों ने 3 दिवसीय पैदल यात्रा निकालते हुए तत्काल शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का निर्माण शुरू किए जाने की मांग की है। वहीं बिंदु खत्ता के पूर्व सैनिकों ने भी पदयात्रा को अपना समर्थन देते हुए शीघ्र निर्माण करने की शुरुआत की है। मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, उनको अशोक चक्र मिला हुआ था। तब उस समय कांग्रेस सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी मेरे वहाँ आके स्टेडियम की घोषणा करके गए थे। सारा पैसा भी आ चुका था, सब कुछ भूमि भी मंजूर हो गई थी। पता नहीं उसके बाद एकदम मतलब भाजपा सरकार आई, उन्होंने अभी तक कोई भी 10 साल हो गए कुछ भी नहीं किया है उसमें। और उसके बाद सैनिक कल्याण मंत्री भी आए थे घर पे, उन्होंने भी बहुत सारी घोषणाएं की थी कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, स्टेडियम मैं बनाऊंगा, मूर्ति बनाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाएं ऐसी रह गई है। ये सरकार एक तरफ से कहती है कि हम पूर्व सैनिकों के साथ और जो भी अवार्ड वाले हैं उनको हम सम्मान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड का 5वां और ईस्ट नैनीताल जिले का प्रथम शहीद मोहन नाथ गोस्वामी अशोक चक्र विजेता हैं, जिनको आज तक इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये शीघ्र से शीघ्र इस स्टेडियम का, मिनी स्टेडियम का निर्माण करें, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के समय में इसका भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई हो गई थी और यहाँ पर भूमि पूजन भी हो गया था। जनपद बागेश्वर खाती गांव में इसके सालभर एकड़ जमीन वहां पर देने का प्रस्तावित था, लेकिन आज तक इन लोगों ने इस पर कार्रवाई नहीं की और ये सरकार सोई हुई है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। 2015 नगर निकायों ने आरक्षण लागू होने के बाद कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया और इसी क्रम में कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की है, जिसमें कि निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। वहीं इस बैठक में 9 महिला दावेदारों ने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी भी पेश की है। भूपेंद्र भोज ने कहा कि पार्टी का प्रयास एक मजबूत और सर्वसम्मत उम्मीदवार उतारने का रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही और बैठकें कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस का फोकस महिला सशक्तिकरण और जीत सुनिश्चित करने पर है। हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, उनमें बहुत उत्साह है और हर कोई जो है मेयर बनने के लिए बेताब बैठा हुआ है। आज इससे पहले भी हमने जब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ था, तो जब सभी लोगों से आवेदन मांगे गए थे, तो उस समय जो है उसमें भी 5-6 महिलाओं ने हमारी दावेदारी की थी। और जब से महिला सीट नगर निगम की हुई है, तब से दावेदारी की संख्या हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। और आज भी पहले 6 लोगों ने दावेदारी की थी, आज 4 लोग फिर दावेदारी कर रहे हैं। तो आज हमने एक प्रयास किया कि जितने भी दावेदार हैं उन सबको एकजुट एक साथ बैठाया जाए और एक सर्वसम्मति से निर्णय निकाला जाए कि एक ही महिला का नाम जो है ऊपर पैनल में भेजा जाए, जिससे कि एक एकजुटता का संदेश भी जाए और एक अच्छा मैसेज समाज में भी जाए। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। गढ़वाल रेंज के नवनियुक्त आईजी राजीव स्वरूप ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में रेंज के सभी एसपी और एसएसपी जुड़े रहे। बैठक में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर गहन चर्चा की गई। साथ ही आईजी ने ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को और प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के मामलों में शामिल होने पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त की जाए। इसके अलावा यातायात प्रबंधन और अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की उन्होंने हिदायत दी और पुलिस अधिकारियों को जनता की सुरक्षा प्राथमिकता देने को कहा। आज हमारे पूरे रेंज स्तर के पे ये मीटिंग हुई, जिसमें कि हमारे जितने भी एसएसपी एसपीज थे वो कनेक्टेड थे। बेसिकली पहला उनको जो भी रेंज की एक्सपेक्टेशंस हैं जिलों से, एसएसपी से जो रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम हो या फिर यातायात प्रबंधन हो, ड्रग रिलेटेड जो ड्राइव चल रहा है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया और उनको निर्देशित किया गया कि किसी तरीके की कोई भी ऐसी जो ड्रग रिलेटेड चीज़ें जो जनपद में अगर होती हैं तो उन पे पूरी तरीके से वो कार्रवाई करें। साथ साथ जो इसमें लिप्त हैं
उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने की भी कार्रवाई करें। वहीं खटीमा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी लगातार 2 दिन से 21 सूत्री मांगों को लेकर कार बहिष्कार पर है। इस पर सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष संतोष गौरव ने बताया कि सफाई कर्मचारी 21 सूत्री मांगों को लेकर लगातार 2 महीने से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मामले में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने उनको बातचीत के लिए बुलाया और आश्वासन दिया गया कि उनका यथाशीघ्र अपने और उच्च शासन स्तर से समाधान किया जाएगा। कर्मचारी 21 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के बार बार अधिकारियों से संपर्क में थे, लेकिन अधिशासी अधिकारी और प्रशासक महोदय के द्वारा रोज यही कहा जा रहा था, कोरा आश्वासन देकर के वापस कर दिया जाता। मजबूरी में 2 दिन से कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर थे और आज उप जिलाधिकारी महोदय और पालिका प्रशासक ने हमको वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता हुई है, अभी नगर पालिका जा रहे हैं। नगर पालिका में यदि हमारी समस्याओं को लिखित में समझौता मिलता है, समाधान का लिखित में आश्वासन मिलता है, तो हम कार्य पर चले जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में अंत तक और अंत तब तक जब तक हमारी समाधान नहीं होता है, लड़ाई लड़ते हैं। मांगे हमारे समक्ष रखी गई है, उनके द्वारा जो मांगे जायज मांगे हैं, उनको हमने ईओ साहब को कह दिया कि अपने स्तर से इसको जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए। कुछ मांगे शासन स्तर की हैं, जिससे शासन को संदर्भित कर दिया जाएगा और इनके द्वारा एक आगत है, इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो हम कल से हड़ताल में जाएंगे। उनसे वार्ता हो चुकी है, अभी इसका समाधान निकल गया है। अभी इसको इनको लिखित में कुछ आश्वासन दे रहे हैं, तो अब यहाँ से कूड़ा उठना शुरू हो गया। सफाई वनाग्नि से जंगल को बचाने और विकसित करने के लिए मॉडल बन चुके शीतलखेत में पौड़ी सिविल स्वयं वन विभाग का दल पहुंचा है। यह वन विभाग, महिला मंगल दल और वन सरपंचों ने ग्रामीणों और महिलाओं के साथ संवाद स्थापित कर जंगल बचाने के लिए उठाए गए कदमों का अध्ययन किया। वहीं पौड़ी से आई टीम ने अल्मोड़ा के ग्रामीणों से बात कर जंगल में आग बुझाने की रणनीतियों पर विचार विमर्श और चर्चा की। गौरतलब है कि पिछले 1 दशक से यहाँ के 30 गाँव के ग्रामीण और 12 गाँव की महिलाएं, मंगल दल की महिलाएं मिलकर जंगलों को वनाग्नि से बचाने और उन्हें विकसित करने में जुटी हुई हैं। शीतलखेत का जो हमारा मॉडल है, जहाँ पे हम वनों को बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ये जो मैसेज है पूरे उत्तराखंड में फैलेगा और इस मैसेज के आधार पे लोग स्वयं जो है जंगलों को बचाएंगे और इस जंगलों को बचा के वनाग्नि से रोकेंगे और अगला साल जो है हमारा वनाग्नि मुक्त होने का पूरी उम्मीद है। शीतलखेत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है, जिसे लेकर शहरी विकास विभाग में अधिसूचना जारी कर नगर निकाय और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को साफ कर दिया गया। वहीं आरक्षण पर विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ दल की भी तीखी प्रक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शरण महारा ने आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए ओबीसी आरक्षण को निराधार बताया और कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया पर हमारे प्रदत्त अधिकारों पर भाजपा ने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। आरक्षण के मुद्दे पे महत्वपूर्ण 3 विषयों पे मैं बात रखना चाहूँगा। एक तो जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं संविधान से या जो आज तक चलता रहा है, उस पर बड़ा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। इन्होंने नगर पालिकाओं में ऐसी नगर पालिकाएं जिनमें 10,000 से कम संख्या एससी की है, उनको आरक्षण से बाहर कर दिया है। ये लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है और मुझे लगता है कि जो असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एससी को लेकर इनकी जो सोच है वो इससे परिलक्षित होती है। दूसरा, आरक्षण जो लागू करने का इन्होंने जियो जारी किया, उसमें मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा की अवमानना है। जो 70 विधायक चुन के आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अवमानना है, क्योंकि सरकार ने पहले प्रवर समिति को विषय भेजा और आप सब लोग इस बात के जानकार हैं कि प्रवर समिति को अगर कोई विषय जाता है, कोई बिल जाता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उस बिल को 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित करना होता है, उसको पटल पर रखना होता है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर में है और शासन स्तर पर निकाय चुनाव के लिए जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि निकायों में पदों और वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद 26 दिसंबर को निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है। भाजपा में दावेदारी भी तेज हो चुकी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि पार्टी में पूर्व से ही सारी तैयारियां कर ली गई है। पूर्व में ही जो जिलों के अध्यक्ष और विधायक गण हैं, उनके साथ प्रदेश नेतृत्व की बैठकें हो चुकी हैं और संभावित व्यक्तियों पर विचार विमर्श भी हो चुका है।
बैठकें हो चुकी हैं और संभावित दावेदारों के संबंध में विस्तार से चर्चा हो। इस वर्ग व्यक्ति किस क्षेत्र में मजबूत को लेकर के भी पार्टी ने पहले ही विचार विमर्श हो चुका है, लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रत्याशी को लेकर के एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के तहत प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं उनको निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जाना है और जल्द ही पर्यवेक्षक निकाय क्षेत्रों में जाने वाले हैं और वहां पर जाकर के पर्यवेक्षक वहां के वरिष्ठ पदाधिकारी वहां के कार्यकर्ता एवं जो संभावित जो उम्मीदवारी कर रहे हैं उन सबसे वार्ता करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। बैठक भाजपा ने निकाय चुनावों के लिए घोषित अंततम आरक्षण को विधि सम्मत बताते हुए कांग्रेस के आरोपों को जानकारी का अभाव तथा चुनाव को लेकर डर बताया है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति के सदस्य रहे विनोद चमोली ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि सभी वर्गों को पूर्व निर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है, लेकिन कल तक चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस अब हार सामने देखकर चुनाव टालने के लिए बहाने तलाश रही है। देखिए, जो डेमोग्राफी का मामला था उसको लेकर जो नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषद में, नगर निगम में जो आरक्षण ओबीसी का आरक्षण था उसको लेकर विधानसभा में प्रश्न खड़ा हुआ था और चर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया था। उसके बाद वहां पर प्रवर समिति बनाई गई थी, मैं भी उसका हिस्सा हूं और प्रवर समिति ने अपने 3 बैठकें की और उसमें इस पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ और अंत में यह तय हुआ कि 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर आप ओबीसी के आरक्षण को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं और प्रवर्तन समिति ने उसको स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद ही आगे चल के सरकार ने उस पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई और उसी के आधार पर आरक्षण तय हुआ है। देखिए, जो डेमोग्राफी का मामला था उसको लेकर 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत की याद में पूरा देश हर्षोल्लास और धूमधाम से विजय दिवस मना रहा है। 14 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में अल्मोड़ा के 25 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जबकि 12 सैनिक घायल हुए थे। अल्मोड़ा के छावनी परिषद स्थित शहीद स्मारक में सैनिकों के जज्बे को सलाम करते हुए वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी, डीएम, एसएसपी समेत कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक में पुष्प चक्र और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर वीर जवानों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। और देश के गौरव का आज पर्व है, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो है पर्व है और आज के दिन बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने हराया था। विश्व इतिहास में अनुपम दिवस है और हम अपने सैनिकों को आज बधाई देते हैं और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे वीर सैनिकों ने जो पाकिस्तान पे 14 दिन तक पाकिस्तान और भारत का युद्ध चला और उसमें विजय प्राप्त करी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे और सबसे खुशी की ये बात है कि 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने बड़ी भारत में आत्मसमर्पण किया और ये अपने आप में विजय थी। चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, हमारे वीर सैनिकों ने इस देश की सीमाओं में एक सजग प्रहरी के रूप में इसके भारत की आन बान शान के लिए हमें। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने के लिए अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। समिति के सदस्य सुरेखा डंगवाल ने कहा कि इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा चुका है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी ने बीते 18 अक्टूबर को सरकार को नियमावली सौंप दी है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद समिति का पूरा फोकस यूसीसी लागू करने पर है और इसके सभी पहलुओं से अधिकारियों को अवगत कराने का है। जो रूल मेकिंग कमेटी थी उसने 18 अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सारे जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है, हमारे एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और
और ये यूज़र फ्रेंडली है, जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। देहरादून में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला सोलर मेला आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सरकारी स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इस तरह के आयोजन भविष्य के लिए मील का पत्थर भी साबित होंगे। ये पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर सूर्य घर योजना और सौर जो हमारा चौथी काज हो रहा है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा राज्य इस दिशा में भी एक आदर्श राज्य के रूप में देश के सामने आएगा। पौड़ी में साइबर एंड फाइनेंशियल धोखाधड़ी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ठगों के झांसे में आकर लोग अपनी लाखों रुपयों की जमा पूंजी पल भर में गंवा रहे हैं। इस साल पुलिस ने साइबर एंड फाइनेंशियल धोखाधड़ी के कुल 72 मुकदमे दर्ज किए। पुलिस इस साल 58 अभियुक्तों को पकड़कर 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि साइबर ठगों से वसूलकर पीड़ितों को लौटा चुकी है। वहीं एसएसपी ने साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों से सूझबूझ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने और ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील भी की है। 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत 1930 के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें और निकटतम पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत अवश्य करवाएं। आप कभी किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका सत्यापन अवश्य करवाएं और सत्यापन करवाने के उपरांत ही अपनी ट्रांजैक्शन को करें। वहीं नैनीताल में रविवार देर रात एक बाइक और असंतुलित होकर वह पैराफिट से टकरा गई है। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला चिकित्सालय लाया गया। तो प्राथमिक उपचार के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ये रेलिंग से मोटरसाइकिल टकराई हुई थी, इसके हॉर्न कंटिन्यू बज रहे थे, तो हमने जब देखा तो लड़का नीचे गिरा हुआ था गाड़ियों में। फिर हमारे सब साथ वालों को बुला के पुलिस वाले भी आए बेचारे, फिर इसको निकाल के लाए यहाँ पर। यहाँ तक जब इनने सीटी स्कैन के अलग रेफर करने के लिए कहा, बताओ एक नैनीताल जिले को इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस कहने के बाद इनके पास सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। 108 भी हमें 1800 रुपये देके इसको पेमेंट करके ले आना पड़ रहा है। पेमेंट की बात पहले कर रहे हैं, जबकि 3 4 एम्बुलेंस इनकी खड़ी होने के बाद नहीं है तो ड्राइवर की व्यवस्था करी जाए या लोकल के आदमी से कहा ड्राइवर हम कुछ गाड़ी लेके जाए करके के बैंड पे। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।